नमस्कार और इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सिर्फ भावनाओं या सुनी सुनाई बातों पर चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम उस परफेक्ट हिस्टोरिकल स्टॉर्म यानी उस एकदम सटीक ऐतिहासिक तूफान का बहुत ही बारीकी से एक फोरेंसिक तरीके से विच्छेदन करेंगे, जिसने दुनिया की सबसे खूंखार तानाशाहों को जन्म दिया। ये सच में इतिहास की सबसे जटिल और खौफनाक पहेलियों में से एक है। अब एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, आखिर एक पूरी तरह से असफल, बिना किसी देश का एक साधारण सा चित्रकार एक पूरे लोकतांत्रिक गणराज्य पर कब्जा कैसे कर लेता है? जरा सोचिए, ये इतिहास के सबसे चौंकाने वाले रहस्यों में से एक है। कैसे सड़कों पर भटकने वाला एक शक्तिहीन इंसान सत्ता के उस शिखर तक पहुंच गया जहां उसका एक पूरे राष्ट्र पर पूर्ण नियंत्रण था? मतलब ये रातों रात हुआ कोई चमत्कार बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी और व्यवस्थित प्रक्रिया थी। तो चलिए बिना देर किए इस केस फाइल को खोलते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह है। पहला, एक कट्टरपंथी की उत्पत्ति। दूसरा, युद्ध में हार और पीठ में छुरा घोंपे जाने का मिथक। तीसरा, आर्थिक पतन का फायदा। चौथा, सम्मोहक भाषण कला। और अंत में पांचवा, एक अधिनायकवादी दुस्वप्न। आइए सबसे पहले भाग 1 की ओर बढ़ते हैं, एक कट्टरपंथी की उत्पत्ति, जहां हम उसकी शुरुआती विफलताओं और वैचारिक जड़ों को खंगालेंगे। अब देखिए, इतिहास को लेकर न जाने कितनी अफवाहें उड़ती रहती हैं, है ना? सालों से यह अफवाह थी कि एलोएस के पिता यानी उस्ताना शाह के दादा यहूदी थे, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। 2025 में हुए एक एकदम लेटेस्ट डीएनए विश्लेषण ने इस फ्रैंकेनबर्गर सिद्धांत को पूरी तरह से और वैज्ञानिक रूप से खारिज कर दिया है। तो ये मिथक तो यहीं खत्म हो जाता है। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ ठोस ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्यों पर बात करेंगे। और ये बात इस इंसान के मनोवैज्ञानिक बदलाव को कितनी अच्छी तरह से दिखाती है। एक तरफ वियना की सड़कों पर बेघर लोगों के आश्रय में एक मजदूर की तरह भटकने वाला वो इंसान, और दूसरी तरफ कुछ ही दशकों बाद पूरे जर्मन राज्य पर उसका एक छत्र निरंकुश राज। अपनी गहरी व्यक्तिगत विफलता से निकलकर राजनीतिक प्रभुत्व पाने की ये जो अंधी चाहत थी ना, वो सच में हैरान कर देने वाली है। दरअसल वियना में बिताए गए वे शुरुआती साल उसके लिए बहुत अहम थे। जरा इस बात पर गौर करें, वियना की कला अकेडमी ने उसे एक नहीं बल्कि 2 बार खारिज कर दिया, और वहां के बहुजातीय समाज के बीच रहने के अनुभव ने उसके अंदर पारंपरिक सत्ता के प्रति एक गहरी नफरत पैदा कर दी। वियना में ही उसने चरमपंथी पैम्फलेट पढ़े और मेयर कार्ल लुएगर जैसे नेताओं की नस्लवादी बातें सुनी। बस यहीं से उसकी वो कठोर स्लाव विरोधी और नस्लवादी विचारधारा आकार लेने लगी थी। यहां से हम आते हैं भाग 2 पर, हार और पीठ में छुरा। कैसे प्रथम विश्व युद्ध के अंत को एक हथियार में बदल दिया गया। सच कहा जाए तो सेना में भर्ती होने से उसके दिशाहीन जीवन को मानो एक मकसद मिल गया था। युद्ध के मैदान में बहादुरी के लिए उसे आयरन क्रॉस भी मिला। लेकिन फिर 1918 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। एक मस्टर्ड गैस हमले में उसकी आंखों की रोशनी कुछ समय के लिए चली गई थी, और उसी दौरान अस्पताल के बिस्तर पर उसे जर्मन सेना के आत्मसमर्पण की खबर मिली। हार की इस खबर ने उस पर एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक आघात किया जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका। और यहीं से जन्म होता है सबसे अहम और खतरनाक बात का, डॉल्च स्टोरसालेजेंडे का, यानी पीठ में छुरा घोंपने का मिथक। इस मिथक के अनुसार जर्मन सेना युद्ध के मैदान में अजेय थी, लेकिन देश के अंदर ही नागरिक नेताओं, मार्क्सवादियों और यहूदियों ने उन्हें धोखा दिया। ये सिर्फ एक बहाना नहीं था, ये एक बेहद ताकतवर राजनीतिक हथियार बन गया। इसने युद्ध की हार के दर्द को लोगों की पहले से मौजूद नफरतों के साथ मिलाकर समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह से कट्टरपंथी बना दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, आर्थिक पतन का फायदा उठाना, और कैसे वाइमर गणराज्य की स्थिति ने इसके लिए एकदम उपजाऊ जमीन तैयार की। देखिए, वर्साय की संधि ने जर्मनी पर ऐसे कड़े और अपमानजनक नियम थोपे थे जिन्हें वहां की जनता कभी पचा ही नहीं पाई। जर्मनी को अपने कई इलाके छोड़ने पड़े, राइनलैंड को पूरी तरह से सेना मुक्त कर दिया गया और उस पर भारी भरकम आर्थिक जुर्माना लगा दिया गया। और तो और अनुच्छेद 231 के तहत युद्ध का पूरा दोष जर्मनी के सिर मढ़ दिया गया। ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अपमान था, और इसी आक्रोश को बाद में जनता को भड़काने के लिए बड़े ही चालाकी से इस्तेमाल किया गया। घटनाओं के इस सिलसिले को जरा जोड़कर देखिए।
1919 में वर्साई की संधि का अपमान, फिर 1923 की वो भयानक अति मुद्रास्फीति जिसने पल भर में मध्यम वर्ग की जीवन भर की बचत को रद्दी कागज में बदल दिया। और जैसे इतना काफी नहीं था, 1929 की महामंदी ने बेरोजगारी को आसमान पर पहुंचा दिया। इन लगातार आ रहे झटकों ने लोगों को इतना हताश कर दिया कि वाइमार संस्थाओं से उनका भरोसा पूरी तरह से उठ गया। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, सम्मोहक भाषण और हेरफेर, जो कि असल में नियंत्रण स्थापित करने की मुख्य रणनीति थी। हुआ ये कि एक बहुत ही छोटे से हाशिए वाले समूह जर्मन वर्कर्स पार्टी में घुसपैठ की गई। उसके संस्थापकों को धीरे धीरे किनारे कर दिया गया और फिर पार्टी के अंदर एक ऐसा कड़ा सिस्टम बना दिया गया जहां बिना कोई सवाल किए आदेशों का पालन करना जरूरी था। देखा जाए तो ये एक लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण नहीं था, बल्कि एक तरह से एक सैन्य संगठन को राजनीतिक रूप दिया जा रहा था। उस समय की शुरुआती बैठकों के एक चश्मदीद का ये बयान सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहते हैं कि वहाँ निराशा की एक ऐसी भावना थी जैसे कि किसी ट्रेन में आपको अचानक पता चले कि आप एक मनोरोगी के साथ सफ़र कर रहे हैं। ये कोई आम राजनीतिक भाषण या शांतिपूर्ण संवाद नहीं होता था। ये एक बेहद उन्मादी, आक्रामक और उपदेशात्मक शैली थी जो विरोधियों को डरा देती थी और समर्थकों को पूरी तरह सम्मोहित कर लेती थी। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये है कि एक कमजोर और डरी हुई जनता की हताशा को कितनी सटीकता से निशाना बनाया गया। बियर हॉल की वो छोटी छोटी बैठकें देखते ही देखते विशाल और उन्मादी रैलियों में बदल गई। आर्थिक संकट का ठीकरा बड़ी ही चालाकी से हाशिए पर रहने वाले समूहों पर फोड़ दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्त को बोल्शेविज्म से जोड़ दिया गया और स्वस्तिक जैसे शक्तिशाली दृश्य प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया, जिसने लोगों के दिमाग पर गहरी मनोवैज्ञानिक पकड़ बना ली। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे भयानक हिस्से, भाग 5 में प्रवेश कर रहे हैं। अधिनायकवादी दुष्स्वप्न, कैसे कट्टरपंथी बयानबाजी राज्य प्रायोजित नरसंहार में बदल गई। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। ये एक बेहद चौंकाने वाला और भयानक तथ्य है। सत्ता में आते ही विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सेना के विस्तार के जरिए बेरोजगारी को 60 लाख से गिराकर 10 लाख से भी कम कर दिया गया। इस तेज आर्थिक सुधार ने असल में जनता की उस संतुष्टि को खरीद लिया जो एक पूर्ण तानाशाही स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी थी। सीधे शब्दों में कहें तो जनता अपनी आर्थिक सुरक्षा के बदले अनजाने में अपनी आज़ादी का सौदा कर रही थी। लेकिन बात सिर्फ देश के अंदर नियंत्रण करने तक सीमित नहीं थी। लेबेंसराम या रहने के स्थान का ये जो वैचारिक लक्ष्य था ना, ये कभी न मिटने वाली भूख थी। इस आक्रामक विस्तारवादी नीति का मतलब ही था पूर्वी यूरोप पर कब्जा करना। सत्ता पाने की इस अंधी चाहत ने जर्मनी को अनिवार्य रूप से एक विनाशकारी वैश्विक संघर्ष की आग में धकेल दिया। और इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमें इतिहास की उस सबसे कठोर और खौफनाक वास्तविकता का सामना करना ही होगा। लगभग 60 लाख यहूदी और लाखों पन्ने मासूम लोगों की जान चली गई। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि राज्य की नीतियों ने उन्हें उपमानव और राष्ट्र का दुश्मन घोषित कर दिया था। ये कोई हादसा नहीं था, ये उस चरमपंथी विचारधारा का सीधा और भयानक परिणाम था। तो अंततः एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल खड़ा होता है, क्या ये उदय महज एक ऐसी त्रासदी थी जिसे टाला नहीं जा सकता था, या फिर ये एक सामाजिक और आर्थिक संकट का पूरी तरह से उठाया गया फायदा था? जब हम तानाशाही के इस पूरे तंत्र और भीड़ की मानसिकता को समझते हैं तो ये सोचना बेहद जरूरी हो जाता है कि हताशा और सम्मोहक बयानबाजी का ये खतरनाक मिश्रण आज भी आधुनिक राजनीतिक विमर्श को कैसे प्रभावित कर सकता है। क्योंकि इतिहास केवल बीते हुए कल की कहानी नहीं है, ये आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।